बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज की इस वीडियो में मैंने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बातें करनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। ये बताया कि किस तरह से भारत सरजमीन अफगानिस्तान में मौजूद अपनी एम्बेसी और कंधार, जलालाबाद और दीगर जगहों पर मौजूद अपने लातदाद कौंसुलेट्स जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को हवा देता है, फ़रोग़ देता है और दहशत गर्दों को मजबूत करता है। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, मसाजिद, चर्चेज़ और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेशुमार अटैक होते हैं और मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े इसमें लुक़मा अजल बन जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नहायत खूबसूरत और मुदल्ल अंदाज में किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान तो वॉर और टेरर में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर चुका है और अभी तक कर रहा है। 2001 में इस जंग का आगाज़ होता है, आज 2020 है, 19 साल हो चुके हैं। इन 19 सालों में पाकिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान पर 19,130 टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जिसके नतीजे में 83,000 कैजुअलिटीज़ होती हैं, जिनमें 9,000 कैजुअलिटीज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों की हैं। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को 126 अरब से ज़्यादा का माशी नुकसान हो चुका है और बेशुमार लॉस्ट इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इस तरह से बात करता हूं कि जिस तरह से श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स टीम पाकिस्तान आना बंद हो जाती हैं, टूरिज्म ख़त्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगा सकें कि लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा होंगी। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से बदनाम ज़माना इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कि एक एजेंट जिनका नाम कर्नल राजेश है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर तैनात हैं, ये अगस्त 2020 के अंदर, मतलब कुछ ही माह पहले, ये बेशुमार जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें TTP है, जमातुल अहरार है, BLA है, BLF है और दीगर बलोचिस्तान के अंदर मौजूद टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और इन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स को एक टास्क देते हैं कि आपने यूनिफाइड रहना है। इनका एक कंसोर्शियम कायम करते हैं, आपने पाकिस्तान पर अटैक करने हैं, आपने CPAC पर अटैक करने हैं, पाकिस्तान की मशहूर पॉलिटिकल और मजहबी शख्सियात पर अटैक करने हैं, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करने हैं और ये काम का आगाज़ हो चुका है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पेशावर और कोयटा में अटैक्स हो चुके हैं और कराची के अंदर एक रिलीजियस स्कॉलर मौलाना आदिल खान साहब पर अटैक हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। और इसके बाद एक ये भी टास्क है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शोरश बर्पा करनी है। आप जानते हैं कि हाल ही में कुछ माह पहले अब्दुल हमीद खान, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में एक नेशनलिस्ट था, वो वापस आया है। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया है और उसने बताया है कि जब वो बाहर था तो भारत की तरफ से 25,000 यूरो उसे माहाना मिलते थे, जिसका मकसद ये था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट कार्रवाइयों को बढ़ावा देना है और लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा करनी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक वाज़ेह सबूत था, इन्होंने बताया। तो ये एक एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर जारी हैं और इन सारी एक्टिविटीज़ को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार में बड़ी खूबसूरती के साथ, एविडेंस के साथ प्रूव किया और बताया, पिक्टोरियल के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, कि ये लोग किस किस तरह से बैंक से ट्रांजैक्शन करते रहे हैं, कौन कौन से चेक्स गए हैं और किस किस तरह से वो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए बताने की कोशिश की गई कि ये बॉम्ब एक्सप्लोड करना सिखाते रहे, बताते रहे, कहाँ कहाँ करना, फ़िदाईन के ज़रिए किस किस तरह से पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर अटैक करना। तो एक बड़ी खूबसूरत ये चीज़ थी जिससे पूरी दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की गई कि इंडिया असल में स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, इसकी स्टेट इन्वॉल्व्ड है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बर्पा करने में और बेशुमार लोगों को शहीद करने में, मारने में। तो अब DGISPR ने बिटवीन द लाइंस एक ये भी बात कही कि पूरी दुनिया मौजूद थी यहाँ पर, नेटो मौजूद थी और सारे लोग इस एफर्ट में थे कि
टेररिज्म को ख़त्म करना है, और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट में का किरदार में था, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस था। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ कि भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की गई एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से? तो मेरे मुताबिक के एविडेंस के साथ, पिक्टोरियल्स के साथ, विजुअल्स के साथ, ऑप्टिक के साथ जब ये बात सामने रखी तो ये पहली दफ़ा था। इसके अलावा बेशुमार मौक़े के ऊपर, इंटरनेशनल मैगजीन्स के ऊपर, न्यूज़पेपर में भारत के इस किरदार के हवाले से बात हो चुकी। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूं कि 1971 में, 1971 में इंडियन जो कैरेक्टर है उसके हवाले से सारे लोग जानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, जब बांग्लादेश जाते हैं तो अपने इस किरदार का एतराफ़ करते हैं कि इन्होंने, इंडियंस ने, रॉ ने किस तरह से मक्ती भानी को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को दोलख्त करने में किरदार अदा किया। इसके बाद एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है इनसाइड रॉ, द स्टोरी ऑफ इंडिया सीक्रेट सर्विसेज बाय अशोका रायना। वो बताते हैं कि किस तरह से रॉ के अंदर एक सेल कायम किया गया, और उस सेल का मकसद ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे डिस्टेबलाइज करना, मक्ती बानी के ज़रिए एक नेशनलिस्ट अप्रोच को उजागर करना, और यहीं से बीज बोना पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब वो एक नई गेम का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन को लॉन्चिंग पैड के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम चक हैगल है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि जो भारत है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इससे पहले भी बात हो चुकी है भारत के इस किरदार के हवाले से, तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेशुमार प्लेटफॉर्म के ऊपर, मौक़े के ऊपर हमारे पास सबूत हैं कि भारत के अंदर कुछ लोगों ने एतराफ़ किया, और बेशुमार इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इस चीज़ को बता चुके हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं भारत के इस किरदार के हवाले से। उसके बाद एक अमेरिकन मैगज़ीन है जिसका नाम फॉरेन पॉलिसी है। इसमें बताया गया कि किस तरह से भारत के साउथ एशिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात हैं, और किस तरह से भारत इन ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करता है और इन ताल्लुकात के ज़रिए अपने दुश्मन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये अखबार कहता है, जो अमेरिकन मैगज़ीन है, ये कहता है कि 44 इंडियन जो बैंक्स हैं वो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं, और 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। ये हाल ही में अभी एक मजमून छपा फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो एक अखबार के अंदर ये भी बात की गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिखों का गुरुद्वारा है उस पर अटैक करने में भी इंडिया का हाथ था, क्योंकि इंडिया के दाइश के साथ ताल्लुकात थे। तो इस चीज़ के ज़रिए भी उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की। उसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ हमारे सामने आती है कि फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विजय कुमार ने इस चीज़ का बरमला एतराफ़ किया है कि हम पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हवा देते हैं, नंबर 1। उसके बाद द हिंदू के अंदर, द हिंदू अखबार इंडियन अखबार है, उसके अंदर एक मजमून छपता है जिसमें बताया गया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से एक किरदार इंडिया आता है जिसका नाम पाडिली है, और इस किरदार ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लेक्चर, सेमिनार कॉन्डक्ट किए, जिसका मतलब ये था कि आज़ाद बलूचिस्तान के हवाले से एक डिबेट इनिशिएट की जाए और लोगों को बताया जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया जाए, कि इंटेलिजेंशियस को बताया जाए, स्कॉलर्स को, राइटर्स को, एनालिस्ट को, कि हम ये चाहते हैं, और ये इस आदमी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन से है। उसके बाद जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के फर्स्ट टर्म के अंदर, उनका नाम मनोहर पर्रिकर है, वो एक बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करना चाहिए, और कर चुके हैं, और मज़ीद इस चीज़ को जारी रखना चाहिए। उसके बाद अजीत डोवल जो है वो अपनी पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जी हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर उसका नाम है ऑफेंसिव डिफेंस। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी टेररिस्ट मौजूद हैं उनको हम एक्विप करेंगे, फंड करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और पाकिस्तान का अमन जो है वो ख़राब कर दें।
تو یہ ایک کارروائی تھی۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات جو کہ نیو یارک ٹائمز میں لکھی، انہوں نے بتایا کہ حکیم اللہ محسود کا ایک نائب، یہ 2007-8 کی بات ہے، جس کا نام لطیف محسود ہے، وہ این ڈی ایس کے کچھ لوگوں کے ساتھ، این ڈی ایس افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے ساتھ ایک بڑی رائڈ پہ جا رہا تھا۔ تو سی آئی اے کے کچھ لوگوں نے پکڑا اور پوچھا کہ آپ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک ٹیرورسٹ ہے۔ تو وہاں پر موجود پریزیڈنٹ کے اسپوکس پرسن یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انہیں پاکستان کے اندر ٹیرورسٹ کارروائیوں کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان ڈاکٹر موحید یوسف نے انڈین جرنلسٹ کرن تھاپر کو جو انٹرویو دیا، اس میں بھی لگ بھگ اسی طرح کی باتیں کی گئیں۔ ڈاکٹر موحید یوسف نے بتایا کہ 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا، جو ٹیررسٹ پاکستان کی سرزمین پر موجود تھے، پشاور کے اندر موجود تھے، ان کے ملک فردون جو کہ افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے تھے، وہ ہم نے ٹیلی فونک رابطے جو ہے ڈیٹیکٹ کیے۔ اور یہاں پر کرن تھاپر نے کہا کہ اگر آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیے تھے تو دنیا کے سامنے اس وقت کیوں نہیں رکھا؟ تو ڈاکٹر موحید یوسف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان ایک بڑی ذمہ دار اسٹیٹ ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایونچولیٹی ہوئی اور کوئی واقعہ رونما ہوا اور ہم نے فوراً ٹیررسٹ کی آئیڈینٹیٹیز کو ڈسکور بھی کر لیا، ان کے ساتھ ان کے جس آرگنائزیشن سے تعلقات تھے وہ بھی پکڑ لی، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور جس ملک سے اس کا تعلق تھا وہ بھی ہم سامنے لے آئے۔ جس طرح کے انڈیا میں ہوتا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم پوری انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور انویسٹیگیشن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ہم آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر موحید یوسف نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا، اور وہ تھا کراچی کے اندر چائنیز کونسولیٹ، اس پر جب اٹیک ہوتا ہے، جس میں اسلم چھوٹو شامل تھا۔ اسلم چھوٹو جو تھا، اس کا را کے ساتھ ایک تعلق ہے، اسی رات وہ شارجہ چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، اور اس کا بھی دہلی کے ایک ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پرل کنٹیننٹل ہوٹل ہے گوادر میں، اس پر جب اٹیک ہوتا ہے، جو ٹیررسٹ تھے یہ افغان سمز یوز کر رہے تھے، اور ان کے انوراگ سنگھ سے تعلقات تھے۔ انوراگ سنگھ سے ایک ٹیلی فونک رابطے تھے، جو کہ افغانستان میں بیٹھا تھا، اس پوری کارروائی کو وہ ہینڈل کر رہا تھا، ماسٹر مائنڈ کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں کی گئیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پر اٹیکس ہوئے، اس میں بھی انڈین ایجنسی کے لوگ شامل تھے، ان کی ٹیلی فون کالز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اب موجود ہیں، بارہا دفعہ جو ہے اخباروں کے اندر کی گئیں، انٹرویوز کے ذریعے کی گئیں، لیکن اب پورے ثبوت کے ساتھ، پکٹوریلز کے ساتھ، امیجز کے ساتھ، ویژول کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، اور پاکستان نے اعادہ کیا ہے کہ یہ جو ڈوسیئر ہے یہ انشاءاللہ یہ پیش کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی، او آئی سی کے اندر بھی، اور P5 کنٹریز کے سامنے بھی رکھیں گے۔ تو یہ ایک پورا ایک چہرہ جو مکروہ چہرہ ہے انڈیا کا، یہ دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، ایکس فاٹا کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر آپ جانتے ہیں سرفراز مرچنٹ اس کے بارے میں بات کر چکا ہے، طارق میر بات کر چکا ہے کہ کس طرح سے الطاف حسین جو تھا اس کا را کے ساتھ تعلق ہے اور تھا، اور فنڈنگ اسے ملتی تھی، اور وہ کراچی کے اندر ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرتا تھا۔ تو ایک پورا سینیریو ہے، پورے ثبوت کے ساتھ جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل، اس ساؤتھ ایشیا کا مستقبل اسی وجہ سے سیو ہوگا جب دنیا جو ہے، دنیا کے علم بردار جو ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم پاکستانی صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جیسا کہ یونائٹڈ نیشنز ہیں، جن کا کام انصاف مہیا کرنا ہے، وہ بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں بلائیں، اور بھارت کے اس مکروہ چہرہ جو پاکستان نے ایکسپوز کیا ہے، اس کے حوالے سے بھارت سے باس پرس ہو، اور بھارت کو روکا جائے کہ وہ پاکستان میں بچوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، اور اسٹیٹ آپریٹرز کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں، ان سے بھارت کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ساؤتھ ایشیا کا مستقبل بہت تاریک ہوگا۔ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر میں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں، اس میں ماما قدیر کا جو کیمپ ہے، جس میں آپ بچے دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتے ہیں، کچھ تصاویر اٹھائے ہوئے ہیں مسنگ پرسنز کی۔ یہ مسنگ پرسنز کون ہیں؟ ان کا کیا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق ہے یا یہ معصوم ہیں؟ اس پورے ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا،
اور ٹل دین اجازت دیجیے، خدا حافظ.